G20 भारत विश्व विधाता। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। रण क्षेत्र में बात हो रही है आज भारत की उस शक्ति की, उस सशक्त भारत की जिसने संस्कृति और विरासत को संजोते हुए विकास की एक नई परिपाटी दुनिया के सामने रखने का मूल मंत्र दे दिया है। जी हां, भारत विश्व विधाता बनकर उभर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने आज दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जो हैमर डिक्लेरेशन हुआ, वो चाहे अफ्रीकी यूनियन की स्थायी सदस्यता के लिए G20 में शामिल करने के लिए भारत की तरफ से इसकी घोषणा की गई हो, या फिर दिल्ली घोषणा पत्र जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, जो सतत विकास की गाथा कैसे रची जाए, सतत सशक्त विकास को कैसे गतिमान बनाया जाए, ये क्या कैसे हो सकता है, इसका आधार मजबूत करना हो, इसके लिए भारत की तरफ से जो घोषणा की गई और उसकी सभी की तरफ से स्वीकृति हो जाना, ये बताता है कि विश्व सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को समावेशी विकास के मूल मंत्र का प्रणेता के रूप में देख रहा है तो वो भारत है। और इसीलिए भारत विश्व विधाता है। लेकिन भारत जिसने हमेशा से ही विकास को अपनी विरासत से जोड़ा, भारत जिसने G20 के भी पल पल को अपनी संस्कृति और संस्कार से जोड़ा, इसके हर एक कदम पर, हर एक क्षण पर हम लगातार देखते रहे कि उस भव्यता और उस दिव्यता और उस सनातन की पहचान नजर आई जो हमारा मूल है, जो हमारे मूल में है। और वही मूल भावना, उसी सनातन की, उसी संस्कृति की जो मूल भावना है, वो आज दुनिया के सामने समावेशी विकास के रूप में भारत ने रखने की बड़ी पहल की, जिसका स्वागत G20 के मंच पर हो रहा है। दो सेशंस आज महत्वपूर्ण रूप से हुए। एक तरफ वन अर्थ की बात हुई तो दूसरी तरफ वन फैमिली की बात हुई। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस मूल धारा के साथ आयोजन का आधार तय किया गया, जिसमें आज खास तौर से चाहे वो वन अर्थ की बात हो, जिसमें प्रकृति को मानव जाति के साथ कैसे सामंजस्य प्रकृति के साथ बैठाना है, मानव जाति को आने वाले भविष्य में किसी तरीके की मुश्किलें अड़चने ना हो उस सामंजस्य में, उसके लिए संयुक्त समाधान निकालने का मंथन हुआ। तो दूसरी तरफ वन फैमिली, जिसमें विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की संकल्पना छिपी हुई थी। कुल मिलाकर भारत विश्व विधाता के रूप में सामने आया है। और ये विश्व विधाता किस तरह से विरासत और संस्कृति को संजोते हुए विकास की परिपाटी लिख रहा है, आज इसी पर होगी खुलकर चर्चा। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं आज के विशेष अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले रण क्षेत्र की ये टीजर रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के मेहमानों का जमावड़ा लगा है। समिट के पहले दिन दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेताओं ने एक साथ बैठकर कई मुद्दों पर मंथन किया। बैठक में जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक ट्रेंड तक, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता से लेकर जियोपॉलिटिक्स तनाव तक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने G20 के मंच से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र तो दिया ही, साथ ही भारत ने विरासत की झलक भी दिखाई। लोगों से लेकर थीम तक, कोणार्क चक्र से लेकर नटराज की मूर्ति तक, पीएम मोदी के नेम प्लेट पर अंकित भारत से लेकर मेजबान शहरों की ऐतिहासिक कहानी तक, हर प्रतीकों से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की विरासत की तस्वीर दिखाई है। राजनीति में प्रतीकों का काफी महत्व होता है और प्रतीकों के जरिए दुनिया को संदेश देने में भारत पूरी तरह से सफल रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरे दुनिया की नजर सिर्फ भारत पर है। प्रतीकों की भाषा में सबसे अहम है लोगों की भाषा। लोगों का कमल का फूल हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर, आस्था और बौद्धिकता को दर्शाता है। वही पृथ्वी के साथ इसे जोड़ने को एक तरह से आशा की किरण दिखाना है। कमल का फूल कीचड़ में भी खिल जाता है। ये सभी परेशानियों से निपटते हुए हर हाल में खिल उठने का संदेश देता है। G20 के मंच से भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि नया भारत वक्त के साथ कदमताल करते हुए अपने विरासत को भी संजोना जानता है। सुदर्शन ब्यूरो। I think one of the biggest achievements of this New Delhi Leaders Declaration
is what we've achieved on women-led development with a massive focus on women empowerment and gender equality. And this focuses on reducing labor force participation gap, bridging the gender digital divide. There's a huge focus on gender inclusive climate action. There's a completely big focus on women's food security, nutrition and well-being. And we've created a new working group on empowerment of women, which Brazil will carry forward. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion, the implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on Food Security and Nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कट शब्दों में कह दिया है, मानवता केंद्रित विकास होगा, लेकिन ये जो मानवता केंद्रित विकास है वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, जो सशक्त है, जो सतत है, जो संतुलित है, और यही संतुलन विकास को दृढ़ता देता है, सुदृढ़ बनाता है। ये बात आज भारत ने इस बड़े विश्व से दुनिया के सामने रखी और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने, बड़े मुल्क के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसे पूरी तरह से आत्मसात भी किया, स्वीकार भी किया। तो किस तरीके से अब इसे भारत विश्व विधाता की पहली नहीं बल्कि 10वें पायदान की सीढ़ी मानी जाए, ये सब कुछ समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ आज जो विशेष अतिथि जुड़े हैं, परिचय कराती हूं आज के पैनलिस्ट से। आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फॉर्मर डिप्लोमेट ओपी गुप्ता जी। इस पैनल में हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट वीएस निगम साहब भी हैं और साथ ही साथ जाने-माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर राजलक्ष्मी जी भी आज हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले ओपी गुप्ता साहब आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि देखिए लगातार दुनिया भर की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि इस बार G20 का ये शिखर सम्मेलन, 18वां शिखर सम्मेलन, और भारत जब इसकी मेजबानी कर रहा हो तो बहुत सारी सवाल थे, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उन प्रश्नों का केवल एक उत्तर भारत ने दिया और वो उत्तर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में छिपा हुआ था। हमारी विरासत को संजोते हुए विकास की गाथा किस तरह से लिखी जा सकती है, हर एक पल, हर एक क्षण पर देखा गया। आप आज के पूरे दिन को किस तरह से एनालाइज करेंगे? दो अगर मुख्य बातें आज की मैं पूछूं जो विरासत और विकास से जुड़ी हुई हो तो आप किस तरह से देखते हैं? ओपी गुप्ता साहब। देखिए, वर्ल्ड ने जो G20 ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भारत का रोल कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है, ये पॉइंट नंबर 1 है।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब हम लोग जो है वर्ल्ड में लीडिंग रोल में आ रहे हैं, और ये जो है G20 की सबसे बड़ी उपलब्धि। और जो डिटेल्ड वर्क आउट हुए हैं वो हमारा सपोर्ट वर्ल्ड में बढ़ा रहा है। तो ये पॉजिटिव आउटकम हमारे पास है। जहां तक यूक्रेन वाला सवाल है जो बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा था, उसमें हमने जो अपना रिजोल्यूशन पास हुआ है G20 में, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, केवल यूक्रेन के सपोर्ट में बोले। तो इसलिए निगोशिएशन का रास्ता खुला है। और जैसा कि मैंने दूसरे चैनल पर भी कहा कि अब भारत को चाहिए, भारत के विदेश मंत्री को चाहिए कि 4-6 फॉरेन मिनिस्टर G20 को लेकर के यूक्रेन और मॉस्को विजिट करें और उनमें निगोशिएशन कराएं। तो ये रोल जो है, ग्लोबल रोल G20 से भारत को आज की डेट में मिला। ग्लोबल रोल मिला आज भारत को। निगम साहब, इस ग्लोबल रोल के बारे में चर्चा हर एक वैश्विक मंच पर हुई है। यहां तक कि मुझे याद है, क्योंकि बात यूक्रेन की चल पड़ी है, तो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने भी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर पर्सनली बात की थी कि यू आर द ओनली वन जो समझ सकता है और इस युद्ध को रोका जा सकता है। तो बुद्ध की धरती से ही युद्ध को रोकने का समाधान निकले, ये दुनिया जानती है, और आज इस बात का कहीं ना कहीं से संकेत दे दिया गया है। वीएस निगम साहब, देखिए, ये तो सही है कि हमारी जो धरती है उनकी है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, और जो यहाँ से रास्ते निकले हैं दुनिया को रास्ते, तो ये G20 की समिट से पहले भी ये हम धारणा बन चुकी थी कि शायद इस पर चर्चा विस्तृत होगी और कोई समाधान निकले। लेकिन इतनी बड़ी एक जो मीटिंग हो रही है, इसके दौरान इस तरह की पिन पॉइंट समाधान निकलना तो संभव होता नहीं, लेकिन एक इशारा जरूर मिल जाती है। और हमने जो अब मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, हमको दोनों से ही बड़ा बैलेंस करना है, इसलिए दुनिया चिंतित है। लेकिन भारत ने वो रास्ता अभी अपनाया कि हमने ना तो क्रिटिसाइज किया और हम एक प्रकार से संदेश भी दे दिया है कि अब युद्ध को बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और जो इशारा मेरे पूर्व वक्ता ने किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि भारत इस वक्त बहुत ही एक ऐसी स्थिति में है जिसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी जो आने वाले समय में दिखाई देने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर में, बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक के बाद एक पायदान चढ़ता जा रहा है, और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, वो कि भारत अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ा रहा। उस संस्कृति को कभी भारत ने छोड़ा नहीं, उस परंपरा को, विरासत को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं उनके लिए वो जो वृक्ष होता है वो अत्यंत मजबूत होता है। और उसी दृढ़ता के साथ हम यहाँ पर भी देखते हैं। मैं राजलक्ष्मी जी, आपका भी एक कमेंट इस पर जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये वैश्विक मंच है। ज्यादातर वैश्विक मंचों पर चर्चा अर्थव्यवस्था की होती है, व्यापार की होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहां पर अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन साथ साथ उसमें समेकित विकास, समावेशी विकास है, और सबके लिए चिंता भी उपस्थित है। और ये भारत ही कर सकता था, और भारत ने कर दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास इस समिट में भारत का मुख्य थीम था शुरू से ही, और इसी विषय पर लगातार भारत काम करता रहा। दिल्ली डिक्लेरेशन जो हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत ही मेहनत से जिसको बनाया प्रधानमंत्री की टीम ने, उनका उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है सभी देशों के द्वारा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, और हम लोग सभी आशा करते हैं कि आगे चलकर इस पर अमल हो। डिक्लेरेशन बनाना और उसको एक्सेप्ट करना पहली सीढ़ियां हैं, जब उस पर अमल होगा, उसके एग्जीक्यूशन होगा, तो सचमुच ही एक मजबूत, टिकाऊ, समावेशी और अस्थायी विकास के रास्ते खुले।
तो स्थायी विकास के रास्ते खुलेंगे क्योंकि यहाँ पर भारत उस स्थायित्व की परिभाषा को समझता है। क्योंकि आज का देखिए हर जगह चर्चा हो रही है कि समिट में क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, क्या संयुक्त समाधान हुआ, लेकिन इस बात की चर्चा महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए कि भारत जब इस पूरे आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत ने अपने मूल को नहीं छोड़ा। मैं ओपी गुप्ता साहब आपके पास ये प्रश्न लेकर आ रही हूँ। 60 शहरों में 200 बैठकें होती हैं, लेकिन 60 शहर भी चुने जाते हैं जिनका अपना एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस है, जो कहीं ना कहीं से हमारी सनातन विरासत से जुड़े हुए हैं, जो हमारी जड़ से, हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं। और देखिए वसुधैव कुटुंबकम जब हमने थीम रखी, चाइना ने उसको अपोज किया, लेकिन और बाकी किसी भी कंट्री ने उसको अपोज नहीं किया और फिर चाइना को मुंह की खानी पड़ी। यानी एक बात स्पष्ट है कि भारत जिस भावना की बात कर रहा है उस भावना को दुनिया के सभी लोग समझते हैं। ओपी जी, देखिए वर्ल्ड में हर जगह जो है हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसके बारे में लोग जानते हैं। और जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो उनके लिए हिंदुस्तान केवल न्यू दिल्ली और अशोका होटल ही नहीं है। इसलिए अपनी सरकार ने बहुत अच्छा किया कि ये सब मीटिंग्स जो हैं डिफरेंट सिटीज में हुई, इंक्लूडिंग कश्मीर, इंक्लूडिंग श्रीनगर। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जो भी विदेशी लोग आते हैं वो भारत के चारों तरफ देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की और इतनी अधिक मीटिंग की जो है उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारा जो है ज्वाइंट कम्युनिकी आया, जो कि सबका मिला जुला है, और अपने डिक्लेरेशन आए जिस पर सभी नेताओं के जो है वो सहमति है। ये बहुत बड़ी चीज है। ज्वाइंट कम्युनिटी एक तरह से परिवार एक हो गया, और इस परिवार में सबसे मजबूती वो मुखिया दे सकता है जो परिवार को जोड़कर आगे ले जाना जानता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब भी वो सबका साथ सबके विकास के साथ ही लेकर अपने राज्यवासियों के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तब भी वो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। और निगम साहब आज जब वो G20 की अध्यक्षता करते हुए एक बहुत बेहतरीन होस्ट के तरह नजर आए, तब भी उनकी हर एक भाषा, हर एक भाव भंगिमा में यही मूल था। सबसे महत्वपूर्ण कि निगम साहब आपके पास आ रही हूं, डिप्लोमेसी की बात तो होती है लेकिन डिप्लोमेसी में संकेत के बहुत मायने होते हैं। आज अगर आपने देखा हो तो जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्षों का वेलकम हो रहा था, वो सूर्य मंदिर कोणार्क का वो व्हील, वो चक्र जो हमारे 2500 साल पुरानी सनातन जो पहचान है उसका एक महत्वपूर्ण, उस समय का एक महत्वपूर्ण ये प्रतीक है, और जो बताता है कंटिन्यूटी, सतत विकास किसे कहते हैं, गतिमान गतिशीलता किसे कहते हैं, जो बाइडेन ने बकायदा उसके बारे में डिटेल भी समझा। तो वो जब तस्वीरें सामने आई तो किस तरीके से आपने उन तस्वीरों को लिया? देखिए, इतना बड़ा मंच और इतना बड़ा अवसर भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है। मेरे पास ना कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से मीटिंगें की गई, अलग अलग प्रदेशों को चुना गया, अलग अलग शहरों को चुना गया, और उसके अंदर जो रिजल्ट आए, ये हमारा एक प्रकार से, मैं प्रदर्शन शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, हमने जो अपनी बात को उनके दिलों में उतारने की कोशिश की है उसमें भारत बिल्कुल सफल रहा। समझे? अब जैसे अभी कहा है पहले साथी ने कि अब दुनिया भर में सनातन और भारत की जो संस्कृति है उसकी न केवल पहचान बन चुकी है बल्कि लोग उसको स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। इतना विश्वास हो गया है कि, और वो पिछले जो 20 सालों से आतंकवाद के पक्ष में कुछ लोग इसको प्रायोजित कर रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा लगा हुआ है और साफ साफ कहूं तो इसमें ऐसे देशों को बड़ा संकेत हो गया, संदेश गया है कि अब वो क्या करेंगे। अभी जो मीटिंग अभी खत्म होने वाली है या खत्म हो गई होगी, जिसमें हमारा एक आर्थिक गलियारा भी बन रहा है, विकास का गलियारा बनने वाला है। तो ये संस्कृति और आर्थिक पक्ष दोनों मोदी जी ने ऐसे स्थापित कर दिए हैं कि इनको समय आने वाले समय के अंदर रियली बहुत जबरदस्त।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और डॉक्टर राजलक्ष्मी जी के पास मैं आपका ही पॉइंट लेकर जाती हूँ कि संस्कृति को आर्थिक स्थिति से जोड़ देना, विरासत को अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, ये आज का ही भारत कर सकता है। क्योंकि हमने देखा है हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। हमारी सनातन की बहुत सारी ऐसी पहचान थी जिनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। हमारी पुरातन विरासत जो हमारा आधार थी उन्हें नजरअंदाज किया गया था। लेकिन समेकित रूप से पूरे 360 डिग्री घुमा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीजों को, और आज देखिए उन सभी चीजों को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। कितना बड़ा परिवर्तन आपकी नजर में, एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते? भारत की जो विरासत है वो गर्व करने योग्य है, और हम इस पर जितना भी गर्व करें वो कम होगा। हम अपनी विरासत को विश्व के सामने जितने अच्छे ढंग से, जितने खुले हुए ढंग से, जितने अधिक समावेशी ढंग से प्रदर्शित करते हैं, हमें उसका सदैव लाभ ही मिलेगा। 60 अलग अलग शहरों में जो ये समिट की विभिन्न बैठकें हुई, उसका केवल सांस्कृतिक या सामाजिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि वो समावेशी आर्थिक विकास में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग अलग शहरों में जब ये समिट होते हैं तो उन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उनमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होते हैं, जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उन शहर के लोगों को हमेशा के लिए मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसलिए ये हमेशा ही स्वागत योग्य है, और ये इसी को समावेशी विकास कहते हैं। जब अलग अलग शहरों में पूरे भारत के विभिन्न शहरों को जोड़ा गया, including Kashmir, this is the symbolism, this symbolizes the real inclusive growth। ये है समावेशी विकास, और हम लोग सब ये आशा कर रहे हैं जैसे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ये टिकाऊ मजबूत भी होगा। टिकाऊ और मजबूत इसलिए होगा क्योंकि हम जड़ को पकड़ के रखेंगे, और बार बार मैं कह रही हूं कि जड़ें मजबूत होती हैं तो वृक्ष बहुत मजबूत होता है। और यही बात आज G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने पूरी तरह से सामने रख दी है। ओपी गुप्ता साहब, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आमंत्रण नहीं जाता। अब G20 में डायस्पोरा पे हम देखते हैं कि नेम प्लेट्स पर इंडिया नहीं होता, अब भारत होता है। हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे एयरपोर्ट टू भारत मंडपम तक की बात कर लें, वहां से लेकर हमने पूरा रूट कवर किया था। मैं खुद हमने जाकर देखा था, मैंने खुद जाकर वहां देखा था कि हर जगह पर, हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन पुरातन विरासत, उसी की पहचान। और दरअसल ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि इसके साथ भारत जुड़ा है। ये भारत की जो डिप्लोमेसी है वो क्या आगे और कितने गुल खिलाने वाले। इंडिया की डिप्लोमेसी तो बहुत देख ली गई, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेसी देखने का वक्त आ गया है। देखिए, विदेशों में जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि इंडिया और भारत एक ही चीज है। अब अपनी गवर्नमेंट भारत को अधिक यूज कर रही है तो विदेशी लोग भी इसके एकस्टम्ड हो जाएंगे। कैसे कि विदेशियों को तो वही रास्ता फॉलो करना है जो रास्ता यहाँ की सरकार दिखाएगी, तो इसलिए विदेशों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत का अपना विचार है कि वो अपने नाम के आगे भारत का राष्ट्रपति लिखती हैं। हिंदी में भी पहले भी हम लोग लिखते थे। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है? भारत तो अपने आप में हमारा मूल कैरेक्टर है। भारत ही तो है जो हमारे पुराणों और वेदों में जिसका वर्णन मिलता है, भारत ही तो है जो हमारी प्रथम पुस्तक में जिसका वर्णन मिलता है। तो फिर ये व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है? भारत को तो हम जीते हैं ना। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत एक ही चीज है। तो भारत शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, तो इसमें कोई भारत यूज करे कोई इंडिया यूज करे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नई ट्रेंड है भारत यूज करने का, ये वेलकम है। विदेशी लोग भी जो है इसे जो है इस वर्ड को अडॉप्ट करने लगेंगे। ये अपने यूज पर है, अपनी सरकार जितना यूज करेगी इस वर्ड को उतना ही लोग यूज करेंगे। और दूसरे, इससे लोगों को आभास होता है कि ये अपना सांस्कृतिक विरासत है। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत, निगम साहब, भारत
कि ये बुलंद तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की, ये स्वदेशी तस्वीर एक एक अगर पहलू पर आप देख लीजिए, चंद्रयान से लेकर आदित्य L1 तक और आदित्य L1 से लेकर आज की अध्यक्षता तक, हर जगह पर सिर्फ भारत विश्व विधाता के तौर पर नजर आ रहा है। ये जो नई आत्मनिर्भर डिप्लोमेसी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं बार बार बोलूंगी इसलिए क्योंकि भारत ही है जो जड़ से जुड़ा हुआ है। आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, भारत और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो एक है, ये बात सही है, लेकिन भारत एक सांस्कृतिक विरासत है, भारत एक अपना अलग से अर्थशास्त्र है और भारत का सनातन अर्थशास्त्र भी है। तो भारत धीरे धीरे उस सनातन अर्थशास्त्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि कैसे जब दुनिया लगभग भूखमरी की कगार पर पहुंच गई और भारत अपने लोगों को खाना खिला रहा है, ये भारत का अर्थशास्त्र है, ये सनातन अर्थशास्त्र है। वसुधैव कुटुंबकम यही है कि हम दूसरों को भी दबा देते हैं, ये भारत का अर्थ है। इंडिया इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। इंडिया एक आर्थिक अर्थशास्त्र हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक अर्थशास्त्र जो है वो हमारा भारत है। ये मूल अंतर दोनों में है। बड़ी बात आपने कही है। देखिए डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, इंडिया का आर्थिक अर्थशास्त्र हो सकता है, लेकिन भारत का जो सांस्कृतिक शास्त्र है और यही अर्थशास्त्र को, अपना सनातन का जो अर्थशास्त्र है, वो आने वाले भविष्य को और सुदृढ़ कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, खास तौर से आज भी हमने देखा जब अफ्रीकी यूनियन का डिक्लेरेशन किया जाता है भारत की तरफ से, तो यहाँ पर स्पष्ट था एक संदेश कि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, कॉलोनियल काल में किस तरह से विकसित देश विकासशील देशों को बस दबा कर रखते थे, लेकिन ये भारत ही है जो बताता है नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। और जब सबको साथ लेकर चलेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ रहेगी, हम भी सुदृढ़ रहेंगे। यानी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, समेकित अर्थव्यवस्था। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी बिल्कुल, अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत सुदृढ़ रहे तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे निश्चित। मगर माफ की, इसलिए भारत का को आगे ले जाए या सही अर्थव्यवस्था आगे जाएगी जो हम सभी चाहते हैं, क्योंकि भारत और इंडिया संवैधानिक रूप से ठीक है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की प्रगतिशीलता का प्रश्न है, वह कितना तरक्की करेगा, ये जड़ें तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वृक्ष का विकास के लिए उसकी पत्तियां, फूल, फल भी मजबूत होने चाहिए और वो वर्तमान पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के मोटो को लेकर आए, एक भविष्य, एक अतीत नहीं। इसलिए अतीत हमारा गौरवशाली है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने एक भविष्य बनाना, और एक भविष्य बनाने के लिए हमें कई आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर जिसकी अभी जरूरत है, दुनिया के सभी विकासशील देशों को जरूरत है। हमारा भारत भी अभी एक विकासशील देश है और इसे इकोनॉमिक मैक्रो इंडिकेटर्स के स्टेबिलिटी की जरूरत है। हमें फूड सिक्योरिटी की, खाद्यान्न में सुरक्षा की जरूरत है। हमें ऊर्जा के साधनों में निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। हमें कोविड काल से जो हमारा मंदी आ गई थी, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, उसको मजबूत करने की जरूरत है और इन सभी दिशाओं में काम हो रहा है। और ये सब इन कामों के लिए जिन आर्थिक क्षेत्रों में काम होना चाहिए वह भी हो रहा है। अभी मैंने जब हमारे वित्त मंत्री जी ने जैसे घोषणा की कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का कंसेप्ट लाया गया है डेवलपिंग नेशंस को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक की योजना सफल हो जाती है तो न सिर्फ भारत बल्कि भारत जैसे सभी विकासशील देशों को बहुत अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि इससे वैश्विक पूंजी का समावेशी इस्तेमाल प्रयोग हो पाएगा और ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। डायरेक्ट है जी, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा अगर इस आधार को पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। ओबी गुप्ता साहब देखिए जी, ओबी गुप्ता साहब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अर्थशास्त्री हैं राजलक्ष्मी जी, उन्होंने बताया, लेकिन भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो बहुत सारी
बहुत सारे कहना चाहिए कि बैरियर्स भी उसके सामने आते हैं, उन बैरियर्स को हटाने की जरूरत है। जैसे अगर हम अभी वर्तमान की बात करते हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो दूसरी तरफ अब ऑप्टिक्स का अपना खेल हो गया है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर ही हम इसको एक इंपॉर्टेंट बेस दे पाए। डिप्लोमेसी में अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, डिप्लोमेसी में शुरू से ही ऑप्टिक्स का बहुत अच्छा महत्व रहा है, और जहां तक आप ये बात कर रही हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हमेशा डिप्लोमेसी को लीड करती है। डिप्लोमेसी का मेन पर्पस है अपने इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इनहांस करना। आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, और यूरोप के कई कंट्रीज तो बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अमेरिका जो है वो रिसेशन में चलता रहता है। तो इसका रिजल्ट ये है कि आज भारत में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, इसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, और इस मार्केट के कंज्यूमर डिमांड को फीड करने के लिए दूसरे कंट्री के जो मल्टीनेशनल्स हैं वो हिंदुस्तान में पैर जमाना चाहते हैं। इसलिए उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ये सब हिंदुस्तान आ रहे हैं, और ये हमारे स्ट्रेंथ का जो है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि सभी जानते हैं। तो ये जो है जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी, हमारे पॉपुलेशन में मिडिल क्लास सेक्टर और बढ़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर और बढ़ेगी, वैसे ही वर्ल्ड लीडरशिप में इंडिया का पोजीशन रिजर्व हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मोदी गवर्नमेंट का है कि पिछले 9 साल से यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि पिछले 9 साल में इस सरकार के खिलाफ कोई भी जो है करप्शन के चार्ज नहीं है। क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरीके की परिस्थितियों में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके, नेतृत्वकर्ता पर ही नेतृत्व निर्भर करता है। और ग्लोबल लीडरशिप के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कदम चढ़ रहे थे, जिस तरीके की रूपरेखा रणनीति बन रही थी, यहां तक पहुंचना अपने आप में वाकई एक बहुत सराहनीय और काबिल तारीफ कदम कहा जा रहा है। वीएस निगम साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए, जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, इस परिस्थिति में 2 पॉइंट्स जल्दी जल्दी अगर आप समझा सकें कि देखिए, एक तरफ तो हम अफ्रीकी यूनियन को हम जब सदस्यता की बात करते हैं तो उस पर सबकी सहमति हो जाती है, दूसरा जो हम दिल्ली डिक्लेरेशन लेकर आते हैं उस पर भी सबकी सहमति हो जाती है, और उस सहमति में भी ग्रीन क्रेडिट को सबसे ज्यादा तरजीह देना, खास तौर से वन अर्थ में ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात करना, वन फैमिली में विश्व बंधुत्व की बात करना, ये जो एक मैसेज है, क्या चाइना जैसे देशों को ये बात समझ में आएगी? राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, ली कियांग जरूर आ गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बहुत सारे अभी देखिए ग्लोबल टाइम्स में अभी बहुत तरीके की चीजें, स्टेटमेंट आना और बहुत इधर उधर की बातें शुरू हो चुकी हैं। मैसेज पहुंचेगा? नहीं, पुतिन साहब के ना आने से इतना फर्क नहीं पड़ता, चाइना के आने से भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन चाइना का एक जो होता है, जैसे एक नोटी बॉय होता है, वो जो उनका रोल है उससे फर्क पड़ता है। उनका कोई भी आदमी आए उनकी जगह पर, वो रोल उनका हमेशा वही होता है। अभी भी वो विरोध कर रहे हैं कि 26 में जो आयोजन होगा वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं बिना किसी बात के। ठीक है, तो उनका विरोध केवल विरोध के लिए होता है। हमारा रास्ता भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका का विरोध करना तो देखिए समझ में आता है, लेकिन जब भारत के विरोध शुरू हो जाता है तो यानी समझ में आ जाता है कि सामने वाले के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भारत के रुतबे को समझ रहा है, भारत की दुनिया में जो फलक पर जो चमक हो रही है उसे वो समझ रहा है। और कभी भी चाइना नहीं चाहता था कि अगर हम साउथ ग्लोबल की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो वहां पर भारत इस तरीके से मजबूती के साथ
आ सके। पहले फिर चाहे हम ब्रिक्स में देख लें या सार्क में देख लें, हर मंच पर सिर्फ भारत ही भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन कम शब्दों में ही आप लोगों ने बहुत विस्तार से आज की जो परिस्थिति है उसे समझाया है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते खास तौर से उन दो बयानों के साथ आपको छोड़ जाएंगे आज रण क्षेत्र में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सामने दो मेजर महत्वपूर्ण बातें रख रही हैं, जो भारतीय संस्कृति से, विरासत से जोड़कर विकास तक की कहानी, उदय गाथा लिखता है। भारत विश्व विधाता किस तरह से बन रहा है, चलते चलते छोड़कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्हीं दो महत्वपूर्ण बयानों के साथ। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। अभी एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है, और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं।